गर्मियों की छुट्टियों का नाम लेते ही बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। नो स्कूल, नो पढ़ाई, नो होमवर्क, सिर्फ मजा, मस्ती और हुड़दंग। जी हाँ, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि सदुपयोग हम किस तरीके से करें ग्रीष्मकालीन अवकाश का। आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है बाल वृंद कार्यक्रम में। मैं हूं दीपमाला राउत और आज हमारे साथ इस विषय पर एक्सपर्ट हैं हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए डॉक्टर वर्षा वरवंडकर जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। तो आप हमें बताएंगे कि किस तरीके से हम ग्रीष्मकालीन अवकाश को एक अलग तरीके से एक सदुपयोग कर सकते हैं मैम। एक्चुअली चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ग्रीष्मकालीन अवकाश का मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है, क्यों बच्चों को ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाता है ना। तो जो बच्चे रहते हैं वो साल भर पढ़ाई करते रहते हैं और पढ़ाई करते करते उनको साल में 1 या 2 महीने का, अगर हम पुराने एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमको अप्रैल मई जून पूरा अपने आप को समय मिलता था और हम उसमें खूब मज़े करते थे, मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे। तो अगर हम इस चीज़ को प्रकृति से जोड़कर देखते हैं तो देखिए, जो गर्मी का समय आता है उसके बाद पतझड़ आता है, सारे जो पेड़ हैं अपनी पत्तियाँ छोड़ देते हैं, फिर वो दोबारा अपने आप को अपनी जड़ों पे काम करते हैं और फिर वो बसंत के बाद में, गर्मी के बाद में वो नए पत्तों के साथ मानसून में वापस आते हैं। तो बेसिकली वैसे भी गर्मी के समय क्या होता है कि हमारी थोड़ी सी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, पसीना आने लगता है और थोड़ा सा वो आलस से ज़्यादा शरीर में आ जाता है। तो और इसको अगर मैं आज के ज़माने में प्रकृति के साथ तो मैंने कनेक्ट किया, आज के ज़माने में अगर मैं मोबाइल के साथ कनेक्ट करती हूँ तो जैसे हम सुबह उठते ही से अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, हमारी सारी बैटरी दूसरे काम में चली जाती है, वैसे ही बच्चे साल भर एकेडमिक्स में लगे रहते हैं और एकेडमिक्स में लगे होने के कारण वो दूसरी एक्टिविटी में ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाता है कि उन 2-3 महीनों में वो अपनी बैटरी को फिर से चार्ज कर लें, अपने आप पे काम कर लें और उसके बाद वो दोबारा जब वापस आते हैं स्कूल में तो एक नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ में वापस आए। तो सबसे बड़ी बात है कि आपने जो शब्द यूज़ किया है सदुपयोग, मतलब आप एक दुरुपयोग भी होता है और एक सदुपयोग भी होता है। तो अगर आप किसी भी काम को प्लानिंग करके करेंगे, देखिए मैं तो बिल्कुल इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि ग्रीष्मकालीन अवकाश आया और उसमें हम बच्चों को खूब सारी एक्टिविटी में डाल दें। नहीं, आप बच्चों के साथ समय की प्लानिंग करिए। थोड़ा सा उनको 8 घंटा, अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो 2 घंटा उसमें से आप लीजिए और 2 घंटे उसको अदर एक्टिविटीज़ कराइए और 6 घंटे उसको अपने हिसाब से रहने दीजिए। अच्छा, 6 घंटे एग्जैक्टली हम क्या करते हैं कि हम बच्चे के ऊपर बहुत लोड डाल देते हैं, स्पेशली शहरी क्षेत्रों की बात करें। जैसे ही ग्रीष्मकालीन अवकाश आता है, मम्मियाँ बैठ के समर स्कूल की लिस्ट बनाने लगती हैं कि बच्चे को यहाँ भेजना है, बच्चे को वहाँ भेजना। नहीं, आप बच्चे को रिलैक्स होने दे रहे हैं, आप उसको अपने हिसाब से उठने दीजिए, कुछ अपने आप को उसको एक्सप्लोर करने दीजिए, कुछ आप उसको अलग अलग गतिविधियां घर में छोटी मोटी करवाते रहेंगे तो आपको उसमें बच्चे का इंटरेस्ट भी पता लगता है। जी मैम, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा, रिचार्ज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल मैम, क्या अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग तरीके से प्लान किया जा सकता है या करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो बीज रहता है, हम जब गमले में बीज लगाते हैं तो उसको कम पानी देने की आवश्यकता होती है। जब उसमें अंकुरण होता है तो उसमें पानी के साथ थोड़ा सा हमको खाद और धूप भी देना पड़ता है और जैसे जैसे पेड़ बड़ा होते जाता है तो ऐसे ही हर व्यक्ति का जो हमारा आईक्यू रहता है और ब्रेन के हिसाब से प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए एक समर स्कूल की अलग प्लानिंग रहेगी, मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए अलग रहेगी। हाँ, हाई स्कूल का बच्चा जो रहता है वो 10th के बाद से वो कोचिंग वगैरह शुरू हो जाती है और जैसे कि ज़माना बदल रहा है कि कंपटीशन इतना हो गया है, कैरियर के इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं। तो अगर हाई स्कूल के बच्चों को नॉर्मली बेचारों को दुर्भाग्य मतलब ऐसा है कि उनको समर अवकाश मिल ही नहीं पाता है, 10वीं ख़त्म होती नहीं है, रिजल्ट भी नहीं आता है, 11th की कोचिंग शुरू हो जाती है उनको। लेकिन हमारे पास प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे हैं जिसमें हम उनका इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करके, और अगर इंटरेस्ट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो मेरा ये कहना है कि आप बच्चों को हर एक्टिविटी में डालिए। कुछ दिन आप पेंटिंग में डालिए, कुछ दिन डांस में डालिए, कुछ दिन आप स्विमिंग में डालिए। इन सब से आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बच्चे को क्या नहीं करना है। अच्छा, क्या नहीं करना है, इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चा ड्राइंग कर रहा है, कुछ दिन बाद आएगा, अरे मम्मी मुझे बहुत बोर लग रहा है, मुझे स्केचिंग में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा।
ओके। फिर कोई बोलेगा अरे मम्मी मुझे तो कराटे में बहुत मज़ा आ रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे की स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आगे चलकर हम उसको स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ा सकते हैं। कोई बच्चा बोल सकता है कि मुझे डांस करना बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम ये जान सकते हैं कि उसकी कलात्मक अभिरुचि है, हम कल को उसमें कैरियर के अवसर बहुत बढ़ रहे हैं, तो हम कल को उसको म्यूज़िक में भी आगे बता सकते हैं। तो बच्चे को आप ट्रायल एंड एरर में डालिए कि हाँ 1 महीना ये किया, अगले समर स्कूल में ये किया, तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से उसको ये समझ में आ जाएगा कि उसको क्या नहीं करना है। क्या करना हम सब कुछ पूछते हैं, लेकिन जॉब ऑप्शंस और हमारे गूगल जनरेशन के पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि उसको मैथ एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल मैम, बहुत ज़्यादा आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि आपको पहले पता तो चले कि क्या नहीं करना है, वो जानकारी आप लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। मैम इसमें जैसे आपने सारी चीज़ें बताई, तो पेरेंट्स एग्जैक्टली किस तरीके से इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि कैसे बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, या किस तरीके से पेरेंट्स का रोल हो इसमें? देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि पेरेंट्स में भी स्पेशली मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मदर अगर कामकाजी रहती है तो वो उसके दिमाग में ये रहता है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वो उस 8 घंटे को डिवाइड करना चाहती है। और अगर मदर घर में रह रही है, माँ है ना, और होम मेकर है, तो उसके पास एक ज़्यादा लिबर्टी रहती है उस तरह से करने के लिए। तो आप एक प्रॉपर अनुशासन में रखिए बच्चों को जी, और बच्चों के साथ बैठ के आप कम्युनिकेट करिए, आप बात करिए। आप ये नहीं कि सुबह उठते से 8 बजे आपको उठना है, ब्रश करना है, फिर आपको ये एक्टिविटी करना, वो एक्टिविटी करना। बच्चे से आप पूछिए कि भाई तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है और तुम कितना समय देना चाहते हो। जैसे आजकल के बच्चों के साथ उनको सोना बहुत पसंद आता है, वो सुबह रात को देर तक जगेंगे, सुबह देर तक उठेंगे। तो थोड़ा सा हम एक आपस में मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर ले कि भाई मैं चाहती हूँ कि तुम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ, सुबह तुम कुछ स्पोर्ट्स में या फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को सपोर्ट करो। हाँ, उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम आके 1 घंटा फिर सो जाओ। जी, तो थोड़ा सा ये बच्चों का वक्त के साथ हमको डील करने का तरीका बदलना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात है, मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि जो ग्रीष्म अवकाश का उपयोग है, आप संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए करिए। जी, हम अगर अपने ज़माने की बात करते हैं, गर्मी की छुट्टी मतलब हमेशा मामा के घर जाना, हाँ, गर्मी की छुट्टी हुई मतलब बुआ के घर में जाना। तो ये जो रिलेशनशिप जो हमारी स्ट्रांग होती थी ना, तो कम से कम हर माँ का ये कर्तव्य है और हर पिताजी का कर्तव्य है कि वैसे ही फैमिली बहुत छोटी होती जा रही है, जॉइंट फैमिली ख़त्म होती जा रही है, 1 या 2 घर में भाई बहन लोग रह रहे हैं, तो बच्चे मामा चाचा मौसी उनको जानते ही नहीं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, ग्रीष्म अवकाश हुआ तो हम सीधे घूमने की प्लानिंग करते हैं। मैं बोलती हूँ हिल स्टेशन हमेशा रहेगा, अब्रॉड हमेशा रहेगा, लेकिन आप जो गर्मी की छुट्टियों में आप अपने रिलेशंस पे काम करते हैं, उस पे जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारी ज़िंदगी आपके लिए काम आता है। और फिर आप वहाँ जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिक, आप देखिए नानी के घर जाते हैं तो आपकी मामी है कुछ अच्छा खाना बनाती है, नाना जी आपको खेत में ले जाते हैं, वहाँ पे आपको कुछ सिखाते हैं, तो एक ऑटोमेटिक पर्यटन भी होता है। और लॉन्ग टर्म में जो सोशल रिलेशनशिप पे हम अगर बात करते हैं तो वो बहुत मजबूती होती है। शायद कई लोगों को मेरी बातें ये आउटडेटेड लगे, लेकिन मैंने ये देखा है कि एक समय के बाद हमारे पास सब कुछ रहता है एज ए मनोवैज्ञानिक, लेकिन हमारे पास अपनों का साथ नहीं रहता है। तो गर्मी की छुट्टियों में सबसे समर स्कूल की प्लानिंग करने से पहले बच्चों को मामा हाउस ले जाइए, नानी हाउस ले जाइए, दादाजी के ले जाइए, सब कजिन्स मिल के एक जगह मिलिए। वहाँ पे फिर आप इवन यू कैन प्लान कि हाँ भाई हमको मैन पार्ट में इकट्ठा होना है। आप सारे, आजकल ठीक है सिचुएशन ऐसी हो गई कि हर कोई गेस्ट को भी एंटरटेन नहीं करना चाहता है, तो भाई आप लोग एक जगह सब लोग मिल जाइए, आपका पर्यटन का पर्यटन हो जाता है, बच्चा पर्यटन में जाता है, नई चीज़ों को सीखता है, नया भूगोल की जानकारी उसकी होती है और संबंधों पे भी वो काम हो जाता है। जी मैम, बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि किस तरीके से रिश्तों को और ज़्यादा अच्छा, मतलब बच्चों को उसका इंपॉर्टेंस भी बताया जा सके और बहुत खूबसूरती से उनको किया जा सके। मैम जैसे कि अभी हमने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि जब हम डिजिटल की तरफ जाएं कि बच्चे मोबाइल एडिक्टेड बहुत ज़्यादा हो गए, तो इस बीच में गर्मियों में उस चीज़ से निकल पाना तो और मुश्किल है, बच्चे तो और अभी खाली समय में मोबाइल की तरफ ज़्यादा उनका रुझान रहेगा, तो उस पर कैसे हम काम कर सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। इवन हमारे पास जो काउंसलिंग के केसेस आ रहे हैं अधिकतर मोबाइल एडिक्शन के ही आ रहे हैं। क्या हुआ कि 2020 कोरोना से पहले हम बच्चों को बोलते थे कि मोबाइल मत चलाओ, 2020 के बाद सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई,
और हम बच्चों को रिक्वेस्ट करते थे कि बेटा मोबाइल पे पढ़ाई कर ले, बेटा मोबाइल पे पढ़ाई कर ले। तो लेकिन ये है कि मोबाइल में क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये तो बात वैसी हुई ना कि बंदर के हाथ में चाकू दे दिया, बंदर चाकू से फल भी काट सकता है, अपना हाथ भी काट सकता है। तो आपको अपने बच्चे को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, आपको अपने बच्चे के साथ संवाद स्थापित करना पड़ेगा और उसमें क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, मोबाइल का अगर सही ढंग से यूज़ किया जाए तो एक क्लिक पे आपके पास सारी दुनिया मौजूद है। लेकिन होता क्या है कि हम बच्चों को सही डायरेक्शन नहीं दे पाते, सही ओरिएंटेशन नहीं दे सकते। हमारे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं। तो उसमें भी फिर मैं ये बोलूँगी कि जैसे हमारे इंडियन थाली है ना, उसमें खाने में मीठा भी रहता है, खट्टा भी रहता है और कड़वा भी रहता है। तो वैसे ही बच्चों को आप थोड़ा एंटरटेनमेंट करने पे दीजिए, थोड़ा उनको अपनी पसंद की प्रोग्राम्स देखने दीजिए। फिर उनको बताइए कि बेटा कोर्सेरा में या स्किल शेयर में ये वाला एक कोर्स हो रहा है, तुम उसको कोर्स कर लो। तुमको अपनी कम्युनिकेशन स्किल, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करें। और कम्युनिकेशन में इंग्लिश एक वैश्विक भाषा है जिसका उपयोग हायर एजुकेशन में हर जगह होता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी जो हमारा वैश्विक स्तर पे जो नॉलेज है वो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा है। तो आप इंग्लिश सीखिए, फ्रेंच सीखिए, जर्मन सीखिए, और सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आपको अपने बच्चा चौराहे पे खड़ा है, उसको खड़े होके बताना पड़ेगा कि ये रास्ता यहाँ जाता है। अब आप जैसे खुद बच्चों को डांस सिखाती हैं, आप देखिए ऑनलाइन डांस क्लासेस कितनी सारी अवेलेबल थी। आप यदि किसी बच्चे का डांस में इंटरेस्ट है तो आप कुछ साइट आइडेंटिफाई करके बताइए। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे, उनके साथ आप उनको सिर्फ छोड़ नहीं सकते। माता पिता गलती क्या करते हैं कि बच्चे को बता दिए कि देखो मोबाइल उपयोग मत करना, ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ मत करो, सोशल मीडिया पे मत जाओ, और खुद व्हाट्सएप यूज़ करते हुए बच्चों को ये ज्ञान देते। जी, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि पेरेंट्स को खुद पहले डिसिप्लिन में होना पड़ेगा, और स्पेशली 8th तक के बच्चों के साथ माँ को, पापा को या घर के किसी बड़े सदस्य को उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि हाँ, ये मोबाइल पे इतना देर काम कर रहा है, वो कौन सी साइट देख रहा है, और अगर बच्चा गलत साइट देख रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करिए, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। और वही वाली बात है कि पहले हम उस काम को खुद करें, फिर उसके बाद हम बच्चे को करने बोले। बिल्कुल मैम। तो उनको, जिसे हम डिजिटल दुनिया की हम बात करें, तो पेरेंट्स को पहले ट्रेंड होना जरूरी है कि भाई उन्हें पता हो कि भाई किसमें क्या चीज़ देखी जाए, क्या चीज़ ना देखी जाए। तो पेरेंट्स, आपका भी रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको भी ये चीज़ों का नॉलेज डेफिनेटली हो। तो मैम, जैसे हमने डिजिटल की बात की, डिजिटल नॉलेज की बात की, तो उसके अलावा भी अलग अलग तरीके हम अपना कर बच्चों को और समर के लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें बता सकते हैं। देखिए, अभी हम लोग जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है, आप सब ने 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करी कि 21वीं सदी के कौशल। अभी जो ज़माना बदल रहा है कि हम सिर्फ अभी एकेडमिक्स के भरोसे नहीं रह सकते, हमको उसमें अपनी स्किल्स डेवलप करना है, अपनी कलाएं डेवलप करना है। तो जो हमारे पास 21st सेंचुरी की स्किल्स है, उसमें जो नॉर्मली हम क्या करते थे, 3R पे काम करते थे कि हम रीडिंग कर रहे हैं और राइटिंग पे फोकस कर दे, और रिदमेटिक मतलब गणित पे उस पे करके कि हम स्कूल्स में भी आप देखिए बच्चों को या तो रीडिंग में फोकस किया जाता है या राइटिंग में या गणित पे। लेकिन अभी जो 21st सेंचुरी की स्किल्स आ रही हैं उसमें सॉफ्ट स्किल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसमें फाइनेंशियल स्किल्स का इम्पॉर्टेंट है, उसमें आपका जो टेक्निकल स्किल्स का इम्पॉर्टेंस है। तो जैसे अगर मैं, उसमें भी समय कम है, अगर मैं एक सबसे पहले यह है कि हर इंसान इतना ज़्यादा तनावग्रस्त होता जा रहा है, डिप्रेशन के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह है कि हमारी लाइफ में कला का महत्व कम होता जा रहा है। तो मैं तो हर पेरेंट्स को सजेस्ट करती हूँ, इवन हर उम्र के व्यक्ति को अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक हॉबी होना चाहिए, चाहे वो डांस करे, चाहे वो पेंटिंग करे, चाहे वो म्यूज़िक में जाए करे, चाहे वो तबला बजाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि, जैसे मैंने एक वर्कशॉप में पेरेंट्स से पूछा कि आप में से कितनों को पेंटिंग आती है, तो एक पेरेंट ने बस हाथ उठाया। और जब मैंने वही चीज़ बच्चों से पूछी कि आप में से कितनों को पेंटिंग आती है, तो हर बच्चे ने हाथ उठाया। तो कारण ये था कि हर व्यक्ति पेंटिंग करना चाहता है, लेकिन हम जब, तो बच्चा आड़ी तिरछी लाइन को भी पेंटिंग बोल देता, ड्राइंग बोल देता, लेकिन हम जब बड़े हो जाते तो हम हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढने लगते। तो मैंने पूछा सबसे, क्यों आपको ब्रश चलाते नहीं आता क्या?
तो बोले नहीं आता है। तो मैंने कहा मैंने ये नहीं पूछा कि कितनों को अच्छी पेंटिंग आती है जी। तो दिक्कत ये होती है कि हम समर अवकाश में भी हम बच्चों से परफॉर्मेंस की और परफेक्शन की उम्मीद करना चाहते हैं। मैंने कहा ना बच्चों को एक्सप्लोर करने दीजिए, वो पेंटिंग कर रहा है पेंटिंग करने दीजिए, हाथ वाटर कलर में गंदे होने दीजिए, कुछ उसको दीवालों को खराब करने दीजिए। डांस कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसको इंडियन आइडल में जाना है, वो कुछ तो कुछ कर रहा है, कुछ तो रिदम में कर रहा है ना, तो वो एक आर्टिस्टिक उसके पास एक्टिविटी हो ताकि वो कर ना भी पाए तो वो सुन सके, उन प्रोग्राम्स को एंजॉय कर सके। अगर आपने अभी उसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट डेवलप किया तो जब बड़ा हो जाएगा काम करके आएगा तो कुछ नहीं तो अपने यूट्यूब में गाने लगा के सुन सकता है और अपने आप को रिलैक्स कर सकता है। तो एक आर्टिस्टिक उसमें करिए। और उसके अलावा मैं हमेशा जो मेरा लाइफ का खुद का अनुभव है एज ए चाइल्ड और एज ए पेरेंट्स ऑल्सो, कि बच्चों में रीडिंग की हैबिट डेवलप करिए। हमारी जनरेशन के लोग इस बात से रिलेट करेंगे कि गर्मी की छुट्टियां मतलब चंपक, नंदन, बाल भारती, चाचा चौधरी, साबू और टार्जन, लंबू छोटू, ये हम सब लोग बचपन में पढ़ते थे और 25-25 पैसे में हम लाइब्रेरी बना के शेयर करते थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रीडिंग की हैबिट्स ख़त्म होती जा रही है। तो ये माता पिता का कर्तव्य है कि वो मोबाइल छोड़कर अपने हाथ में किताब रखें। अगर आपके हाथ में मोबाइल रहेगा तो आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल रहेगा, आपके हाथ में किताब रहेगी तो और आपके बच्चे के हाथ में रहेगी। और तीसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि समाचार पत्र पढ़ने की आदत लगाइए। देखिए जनरल नॉलेज का इम्पोर्टेंस शुरू से रहा है और अभी जिस तरह धीरे धीरे हर परीक्षाओं में जनरल नॉलेज का इम्पोर्टेंस होता जा रहा है। अभी इस साल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टेस्ट, उसमें भी जनरल नॉलेज है। और वो दिन दूर नहीं है जब जिस दिन इंजीनियरिंग और MBBS की भी परीक्षाओं में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छा। और जनरल नॉलेज एक ऐसा विषय है कि जो रातों रात आप डेवलप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको समाचार पत्रों से दोस्ती करना होगी। पेरेंट्स को शाम को बैठ के खुद आप 5 न्यूज़ पढ़िए और बच्चे से 5 न्यूज़ पूछिए। एक GK डायरी बनाइए। मेहनत माता पिता को करनी होगी क्योंकि हमारी जनरेशन ने मेहनत नहीं की है। मैं बच्चों को कभी दोष नहीं देती, दोषी माता पिता है कि जिन्होंने बच्चों को ये चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं करी। तो एक आर्टिस्टिक एक्टिविटी में डालिए बच्चों को, समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालिए, मैगज़ीन पढ़ने की आदत डालिए। और चौथा है वित्तीय लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी। क्योंकि क्या हो रहा है कि इस जनरेशन ने अभाव नहीं देखा है जी। उनको उनके बिना बोले ही उनको सब चीज़ें मिल जाती है। पहले ये था कि हर चीज़ का माता पिता हिसाब लेते थे, आजकल हाँ कितना चाहिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते। तो बच्चों को एक लिमिटेड बजट में काम करने की आदत डालिए। उनको एक घर में किराने के सामान की सूची बनाइए। ये भी एक ग्रीष्मावकाश का काम हो सकता है। बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं, उनको 5 दालों में फ़र्क नहीं मालूम होता, वो बहुत हाईली क्वालिफाइड है। तो किचन में क्या हो रहा है, किचन अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, घर जिसमें हर लेवल पे काम चलता है। तो किसी बच्चे को सब्जी लाने भेजिए, किसी को दूध वाले का हिसाब करने बोलिए, किसी को धोबी का काम करने बोलिए। उसके लिए कोई समर स्कूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मम्मी पापा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, हमने डिजिटल लिटरेसी पे बात की है कि आपको मोबाइल का कैसे उपयोग करना है, फिर आर्टिस्टिक के लिए उसके लिए बात करते हैं। जी मैम, बहुत सारी चीज़ें बोल दी और इसमें जो खास चीज़ मुझे याद रहेगी कि हाँ दाग अच्छे होते हैं। अगर बच्चों की परफेक्शनिस्ट की हम बात ना करें तो बच्चे जो छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं बिल्कुल फर्क पड़ता है। और मैम एक चीज़ और आपने बोली कि फाइनेंशियली और वित्तीय वाली जो चीज़ें हैं तो वो तो हमने भी कभी ध्यान नहीं दिया कि बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाया जा सकता है। तो मैम अब थोड़ा सा ट्रैक अलग करते हैं। अब हम बात करेंगे कि बच्चों की जो इतनी छुट्टियाँ रही हैं, पैंडेमिक का टाइम रहा है, तो बच्चों की जो राइटिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई। तो उस पर काम करने की कितनी ज़रूरत है और किस तरीके से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं, ये तो आपने बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा क्योंकि अभी 2 साल से बच्चे ऑनलाइन पढ़े हैं और पैंडेमिक का समय था और हम सब उस दौर से गुजरे हैं ना। तो ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं हुई हैं, ऑनलाइन परीक्षाएं हुई हैं। ठीक है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम ऊपर नीचे होते हुए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप अगर फिर से मैं पुराने ज़माने पे जाऊँगी कि पहले शाम को दिया बत्ती होती थी, दादा दादी लेकर बैठते थे, हर बच्चे को पहाड़ा बोलना पड़ता था और स्लेट में उसको लिख के पूरा सुलेखन बोलते थे उसको, सुलेख लिखना पड़ता था। तो आप लोग ये काम कर सकते हैं कि आप किसी भी जाति या धर्म के हो, अपने बच्चे को अपने धर्म से जोड़िए, अपने संस्कार से जोड़िए और उस समय आधा घंटा
आप बच्चे को एक पेज लिखने की आदत लगाइए। क्योंकि हम ये काम घर में खुद नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारी वर्कशॉप्स हो रही हैं, कर्सिव राइटिंग की वर्कशॉप्स होती हैं, लेखन की वर्कशॉप्स होती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वहाँ भेजिए, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली ऑफलाइन परीक्षा का दौर वापस आ गया है। और बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है कि इस साल परफॉर्मेंस सिर्फ इसीलिए कम हुआ कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हुई। हाँ, क्योंकि उनकी लिखने की आदत छूट गई थी। आदमी किसी भी काम को 43 दिन तक नहीं करता है तो वो भूल जाता है। तो यहाँ तो बच्चे 700 दिन स्कूल नहीं गए हैं जी, 700 दिन। हाँ, बहुत तो हम उन बड़ी बच्चों चीज़ से है क्या अपेक्षा करेंगे। तो थोड़ा सा मैं फिर बोलूँगी, पेरेंट्स आपको कस के अपना बेल्ट बांधना है और आपको मेहनत करनी है और रोज़ 1 घंटा अपने बच्चों के साथ बैठ के सुलेख का पाठ करिए। कुछ नहीं कर सकते, जैसे बच्चा अकेले काम नहीं करना चाहता है तो आप अपने मोहल्ले के बच्चों को आप इन्वॉल्व करिए। जो आपके ग्रुप में अच्छी पढ़ी लिखी महिला है वो इनिशिएटिव ले कि एक दिन मैं बच्चों को डांस सिखाऊंगी, एक दिन मैं स्विमिंग के बारे में बताऊंगी, एक दिन लेखन का करूंगी, स्टोरी टेलिंग। आप बच्चों को कहानियाँ लिखना सिखाइए, कहानियाँ पढ़ना सिखाइए। और आप देखिए कि आप जब बच्चों की कल्पनाशीलता को हवा देते हैं, छोड़ देते हैं, तो बच्चे वंडर कर सकते हैं उसमें। तो अभी ये समय है कि हम कम्युनिटी पे काम करें। एक पर्टिकुलर समर क्लास में लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सोसाइटीज़ में, ग्रुप में, खेत में, सामुदायिक भवन में, पंचायत में, इस तरह के आप एक कम्युनिटी वाले काम करेंगे तो ग्रीष्म अवकाश का सदुपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। सारी जो कम्युनिटी वाली जो चीज़ें, आप बहुत अच्छी बात की आपने कि जो लोग अगर नहीं कर सक रहे अकेले तो आपस में सोसाइटी के लोगों को जोड़िए, जिसमें जो कला है उसका उपयोग करते हुए बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें नहीं सिखाई जा सकती है। तो मैम, अभी तो हमने बात की है, लेकिन मेरी कुछ बच्चों से बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि हम बहुत लेजी हो गए, छुट्टियाँ फिर भी घर से निकलने का मन नहीं कर रहा है, बस बैठे रहो, आराम से, कुछ नहीं करना है। तो मैम, उस चीज़ के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, आपने जो कम्युनिटी वाली बात की ना कि कई बार हमारा काम करने में मन नहीं लगता, लेकिन आज अगर यहाँ आना था तो हम कैसे भी करके यहाँ पे आए। तो आप बच्चों को जिम्मेदारी दीजिए। जो 9वीं 10वीं का बच्चा है उसको बोलो तुम 5वीं 6वीं के बच्चे को तो पढ़ा सकते हो ना। जी, आप किसी एनजीओ के साथ अटैच हो जाइए और ये सब चीज़ें आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग में काम होती है। अब हम जो एडमिशन्स ले रहे हैं अभी सिर्फ एकेडमिक्स पे नहीं हो रहा कि 90% का है। आपने कितनी पढ़ाई करी है, कितनी मेहनत करी है और क्या आपने कम्युनिटी के लिए काम किया है। तो आप 9वीं 10वीं के बच्चों को बोलो कि तुम 5वीं 6वीं के बच्चों को इंग्लिश सिखाओ, तो बच्चा जब जिम्मेदारी लेगा, उसके ऊपर आप कॉन्फिडेंस बताएंगे ना, तो उसका सारा आलस खत्म हो जाएगा। और वही वाली बात है कि आप खुद चाहते कि बच्चा जल्दी उठे तो आप भी जल्दी उठिए, बच्चों के साथ काम करिए और बच्चों के साथ टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे कर लेंगे उस चीज़ को। बिल्कुल मैम। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी मैम, जैसे 10th का जो बच्चा है जिसने एग्ज़ाम दे दिया है, अभी उसको किस तरीके से अपनी एजुकेशन के लिए, जो समर के लिए, किस तरीके से प्लान करना चाहिए कि ताकि वो आगे इसको हेल्प करे मैम? देखिए, 10th के बाद का सबसे इम्पॉर्टेंट मोड होता है कि एज ए करियर काउंसलर के बच्चे को सब्जेक्ट सिलेक्शन करना पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चे जो क्लियर होते हैं कि हमको बायो लेना है, कि हमको मैथ्स लेना है, तो अभी आपके पास 2 महीना है और आपका जो 9th है अभी वो ऑनलाइन हुआ है। बहुत सारे बच्चों का मैं देख रही हूँ कि उनका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, तो आप फिर से एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए, अपने फंडामेंटल्स पे फोकस करिए, उनको आप क्लियर कर लिए ताकि जब आप आगे जेईई की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, लॉ की तैयारी करते हैं, तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी अपना। बहुत सारी हेल्प मिलेगी मैम। तो आपकी बहुत सारे सजेशंस ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आप सबको। और भी बहुत से सवाल हैं जिस पे अगर आपको लगता है तो हम आगे और भी बात करेंगे और भी चर्चा करेंगे। तो आपकी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।